नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से सख्ती शुरू कर दी है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की पहली बार एक लाइव ओपन बैठक में कोरोना की नई गाइडलाइंस को मंजूरी दी गई है। इसे गृह विभाग ने तत्काल जारी कर और लागू भी कर दिया है। हालांकि इसके तहत न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर छूट रहेगी, बाकी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। अब हर तरह के कार्यक्रमों, रैलियों, प्रदर्शनी, धार्मिक और अन्य समारोह में 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। सिनेमा, ऑडिटोरियम और प्रदर्शनी स्थलों पर क्षमता से 50% ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे, वो भी जब तक वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी। रेस्टोरेंट, होटल में रात 10 बजे के बाद बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे। इसके बाद सिर्फ होम डिलीवरी ही उसकी सुविधा रहेगी। साथ ही नाइट कर्फ्यू का सख्ती के साथ पालन किया जाना होगा। उधर स्कूल और कॉलेजों और कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेस बंद करने या स्टूडेंट्स की संख्या सीमित करने को लेकर कैबिनेट में फिलहाल कोई चर्चा नहीं की गई। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी स्थलों में 3 जनवरी से 50% लोग ही जा सकेंगे। दोनों डोज लेने वालों को ही प्रवेश मिलेगा। साथ ही अभी तक इन स्थानों के लिए कोई लिमिट तय नहीं की गई। रेस्टोरेंट से लेकर होम डिलीवरी की सुविधा 24 घंटे जारी रहेगी। बिठाकर खाना खिलाने की सुविधा रात 10 बजे तक जारी रहेगी। किसी भी मेले, शादी समारोह या सार्वजनिक समारोह में 200 लोगों तक की लिमिट तय कर दी गई है और अभी तक ये लिमिट नहीं लगाई गई थी। किसी समारोह में 200 से ज्यादा लोग होने पर पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। साथ ही कलेक्टर हालात देखकर ही अनुमति देंगे और बिना अनुमति ज्यादा भीड़ जुटाई तो 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। सभी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी और बाजार रात 10 बजे तक ही चल सकेंगे। 10 बजे के बाद कमर्शियल एक्टिविटीज बंद करने होंगे। प्रदेश भर में रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही लागू रहेगा। इस पर सख्ती होगी। हालांकि 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर सेलिब्रेशन की छूट रहेगी। इस दिन न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए रात 1 बजे तक की छूट दी गई है। और राजस्थान में ग्रामीण विकास अधिकारी वीडियो भर्ती परीक्षा लीक कांड में सियासत गर्मा गई है। इस मामले में पुलिस ने सिरोही में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें से एक आरोपी प्रकाश गोदरा एनएसयूआई का महासचिव बताया जा रहा है, जबकि एबीवीपी ने पेपर लीक के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और इस पूरे लीक कांड की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। तो वहीं एनएसयूआई ने कहा है कि आरोपी प्रकाश का संगठन से कोई नाता नहीं। एग्जाम 27 और 28 दिसंबर को कराए गए थे। एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा ने कहा है कि राजस्थान में पिछले कुछ समय से पेपर लीक और नकल के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता एनएसयूआई नेताओं के साथ साठगांठ कर प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कर रहे हैं। रीट, पटवारी, आरएएस के बाद अब कांग्रेस सरकार में ग्रामीण विकास अधिकारी की परीक्षा में धांधली हुई है। सीधे तौर पर एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव की गिरफ्तारी की गई। ऐसे में इस मामले की जांच कर अब जल्द से जल्द कार्रवाई जानी चाहिए ताकि प्रदेश के बेरोजगारों को न्याय मिल सके। इस बीच एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता रमेश भाटी का कहना है कि जुलाई में 2020 में जब संगठन की सभी कार्यकारिणी को भंग किया गया था, उसी समय प्रकाश गोदारा को महासचिव के पद से भी हटा दिया गया था। ऐसे में वर्तमान में आरोपी का संगठन के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन एबीवीपी सिर्फ माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगा रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि सिरोही में सोमवार की रात को संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही थी। उसी दौरान रात को 10:30 बजे बिना नंबर की एक काली एसयूवी कार घूमती हुई मिली। इस दौरान पुलिस ने जब गाड़ी रोकनी चाही तो चालक मौके से भागने लगा, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने यह भी आया है कि इसके लिए आरोपी प्रकाश गोदारा ने प्रश्न पत्र और आंसर शीट दिलवाने के लिए अभ्यर्थियों से 15-15 लाख रुपए में सौदा तय किया था। आरोपी ने व्हाट्सएप पर आंसर शीट भेजने की बात को स्वीकार भी किया है। तो वहीं इंदु बाला के पकड़े जाने के बाद प्रकाश गोदारा भी गुजरात भागने की तैयारी में था। इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। और उधर राजस्थान में एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 23 नए मामले मिलने के बाद राज्य सरकार को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में गृह विभाग की नई कोविड गाइडलाइंस को मंजूरी दी गई है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर हालांकि छूट रहेगी, लेकिन हर तरह के समारोह में 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। राजस्थान में बुधवार को ओमिक्रॉन के 23 नए केसेस सामने आए हैं और अब राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 69 हो गई है।
अब नया वेरिएंट राजस्थान के 7 शहरों तक फैल चुका है। जयपुर, सीकर, अजमेर और उदयपुर में पहले ही इसके मरीज देखे गए थे। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान की रिपोर्ट के अनुसार अजमेर में 10, जयपुर में 9, भीलवाड़ा में 2 और अलवर, जोधपुर में एक ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं। राजस्थान ओमिक्रॉन केसों के मामले में देश में अब वापस चौथे नंबर पर आ पहुंचा है। वहीं पूरे देश में 3 जनवरी से 15 से लेकर 18 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। इस अभियान में भारत बायोटेक कंपनी की बिना कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू होगा। जिन बच्चों का जन्म साल 2007 तक है उन सभी को वैक्सीन लगाई जा सकती है। बच्चों का जन्म 2007 का होना चाहिए, फिर भले ही वो 1 जनवरी का हो या फिर 31 दिसंबर का। हालांकि राज्य सरकार इसको लेकर जल्द ही एक एसओपी भी जारी करेगी जिसमें निर्देश स्पष्ट होंगे। राजस्थान की बात करें तो 15 से लेकर 18 एज ग्रुप के करीब 46,51,000 बच्चों को वैक्सीनेट करने का टारगेट किया गया है। हालांकि राज्य सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट इस एज ग्रुप के बच्चों की संख्या अनुमानित 51,11,000 के आसपास मानकर चल रहा है। हाँ, लेकिन केंद्र सरकार ने करीब 46,51,000 आंकड़ा रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया से जारी डेटा के आधार पर निकाला है। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस को देखें तो राजस्थान में 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चे और टीनेजर्स को उनकी संख्या पूरे देश में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार के बाद आती है। इस एज ग्रुप के बच्चे सबसे ज्यादा 1,14,40,000 उत्तर प्रदेश में हैं। तो वहीं 60 साल या फिर उससे ज्यादा एज ग्रुप के वो लोग जो बीमार हैं और उनको प्रिकॉशन डोज 10 जनवरी से लगाई जाएगी। ऐसे लोगों की संख्या राजस्थान में 13,66,600 निर्धारित की गई है। हालांकि वर्तमान में राजस्थान में इस एज ग्रुप के लोगों की कुल संख्या करीब 73,40,000 से भी ज्यादा है। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रिकॉशन डोज यानी कि बूस्टर डोज के लिए लाभार्थियों को डॉक्टर से लिखा एक सर्टिफिकेट या कोई दस्तावेज लाने की जरूरत होगी, लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस में इसे अनिवार्य नहीं किया गया है और इन एज ग्रुप के लोगों का मौके पर ही रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन लगाई जा सकेगी। साथ ही तीसरी डोज या फिर कहें प्रिकॉशन डोज केवल उन्हीं व्यक्तियों को लगाई जा सकेगी जिसके दूसरी डोज लगे हुए 9 महीने या फिर 29 हफ्तों का समय हो चुका हो। 60 साल से ज्यादा एज ग्रुप के लोग उनके अलावा 10 जनवरी से हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी प्रिकॉशन डोज का अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में हेल्थ वर्कर 5,88,779 हैं, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स 5,89,908 से ज्यादा हैं। स्वास्थ्य निदेशालय के टीकाकरण परियोजना के निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया है कि प्रदेश में किशोरों के साथ ही अन्य वर्गों को टीका लगाने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सेंटर पर पूरी तैयारी इस वक्त हो चुकी है। और जोधा अकबर और पद्मावत के बाद अब अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कथित छेड़छाड़ के विरोध में गुर्जर समाज की पंचायत हुई और इस दौरान समाज के लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर फिल्म से आधा दर्जन से अधिक आपत्तिजनक दृश्यों को नहीं हटाया गया तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। बुधवार को दौसा के आभानेरी स्थित एक देवनारायण मंदिर पर हुई इस पंचायत में पृथ्वीराज कसाना ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान गुर्जर समाज से संबंधित थे और वो भगवान देवनारायण के वंशज थे। उनकी मांग है कि फिल्म को रिलीज करने से पहले गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों को दिखाई जाए। फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि पृथ्वीराज यशराज फिल्म के बैनर तले बनी एक फिल्म है। इसका निर्देशन चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने किया है। फिल्म में एक्टर अक्षय कुमार और एक्ट्रेस मनुषा छिल्लर मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म का टीजर फिलहाल जारी किया जा चुका है और फिल्म जनवरी 2022 को रिलीज की जाएगी, लेकिन इससे पहले ये पूरा विवाद सामने आ गया है। गुर्जर नेता देवराज चाड़ का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली है कि फिल्म पृथ्वीराज रासों के उस महाकाव्य पर आधारित है जिसे ब्रज और राजस्थानी भाषा में प्रसिद्ध कवि चंद बरदाई ने लिखा है। हमेशा से विवाद का विषय रहा है कि चंद बरदाई सम्राट के दरबार में कवि थे। शोधकर्ताओं ने भी माना है कि चंद बरदाई ने राजा के शासनकाल के लगभग 400 साल बाद 16वीं शताब्दी में पुस्तक लिखी थी। उन्होंने राजा के बारे में जो वृतांत प्रस्तुत किए हैं वो बहुत ही ज्यादा काल्पनिक है। तो एक गलता
और आमागढ़ में फॉरेस्ट ब्लॉक में जल्द ही लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी। इसके लिए यहां पहले से ही जंगल में ट्रैक और बघेरों के लिए पानी आदि के इंतजाम किए जा चुके हैं। साथ ही इसी बीच बुधवार को वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने लेपर्ड सफारी को हरी झंडी दे दी है और साथ ही इसकी फाइल भी कुछ समय पहले ही वन विभाग के उनके पास मंजूरी के लिए भेजी गई थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि ज्वालाना में लेपर्ड सफारी और जंगल देखने पहुंची वन मंत्री ने इस ओर अवगत कराया। इसके बाद नए साल में फरवरी मार्च तक सफारी शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है। इससे पहले वन विभाग की ओर से मौके पर किए जा रहे कार्यों को पूरा करना है, साथ ही सफारी के लिए तैयारियों को पूरा करना भी होगा। बताया जा रहा है कि सबसे पहले भास्कर की ओर से ही आमागढ़ गलता में बघेरों की मौजूदगी और सुरक्षा के लिए टूरिज्म की दिशा में प्रयास करने की बात रखी गई थी। हाल ही में यहां देखे गए बघेरों की संख्या समेत अब तक के हालात को भी सामने रखा गया था। टूरिज्म शुरू होने के साथ ही अब बघेरों को संरक्षण मिलेगा, तो वहीं सरिस्का तक का कॉरिडोर बनाया जाएगा। आमागढ़ गलता से सफारी के पहले ट्रैक और पानी के इंतजाम पर फोकस किया जा रहा है। हालांकि इस बीच सबसे बड़ी जरूरत अर्बन लेपर्ड के लिए भोजन की है, जिसके लिए यहां दूसरे जंगलों से सांभर चीतन की व्यवस्था करना जरूरी होगा। अभी तक वन विभाग जालना में ही ये इंतजाम नहीं कर पाया है। इसके साथ ही जालना के आगरा हाईवे को सुरक्षित पास करने के लिए भी अंडरपास की भी जरूरत होगी। तय किया गया है कि सफारी के लिए दिव्यांगजनों को रोस्टर में गाड़ी मिलेगी, दूसरी को और गलता और आमागढ़ में भी गाड़ियों के इंतजाम और फीस निर्धारण वगैरह करना है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश की चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत बने राणा प्रताप सागर बांध से फिर से एक बार बिजली प्रोडक्शन शुरू हो गया है। पानी की ताकत से चलने वाले बिजली घर की यूनिट 1 को चालू कर बिजली प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया। पूरी कैपेसिटी में चलने पर इस यूनिट से रोजाना करीब 10.32 लाख यूनिट बिजली बनेगी। मानसून के दौरान 14 सितंबर 2019 को भीषण बाढ़ में पन बिजली घर की चारों यूनिट्स पूरी तरह से पानी में डूब गई थी। 51 साल पुरानी इन यूनिट से फिर से एक बार बिजली प्रोडक्शन के लिए सरकार ने ये स्कीम चलाई। राजस्थान विद्युत उत्पादक निगम के इंजीनियर्स ने मरम्मत कर यूनिट 1 से बिजली प्रोडक्शन शुरू करने में कामयाबी हासिल की। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर RK शर्मा ने पन बिजली घर के सभी इंजीनियर्स और कर्मचारियों को इसके लिए बधाई भी दी। उन्होंने जल्द ही इस बिजली घर की यूनिट नंबर 4 से भी बिजली प्रोडक्शन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही यूनिट 4 से भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और इसके बाद बाकी यूनिट्स पर भी काम होगा। साल 1968 में चंबल नदी पर बने राज्य के राणा प्रताप सागर बांध पर करीब 43 मेगावाट की 4 यूनिट लगाकर 172 मेगावाट कैपेसिटी के पन बिजली घर का उद्घाटन तब प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने किया था। साल 1968 के बाद से इस बिजली घर से 2365 करोड़ यूनिट की सबसे सस्ती और पर्यावरण फ्रेंडली ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन शुरू किया जा चुका है। इस बांध की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये डैम सर्वाधिक क्षमता का बांध है। इसका भराव क्षमता करीब 352.81 RL मीटर है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक के बाद सोने चांदी की कीमत पर भी नजर आने लगी है। राजस्थान में लगातार रिकॉर्ड कीमत पर पहुंच रहे सोने चांदी की कीमत में अब लगातार गिरावट आ रही है, जिसके बाद गुरुवार को सोना 24 कैरेट 10 ग्राम 200 रुपए, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत 850 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद बाजारों में एक बार फिर से ग्राहकों को रौनक देखने को मिल रही है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी किए गए भाव के अनुसार गुरुवार को जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर करीब 49,150 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 46,900 रुपए पहुंच गई है, जबकि सोना 18 कैरेट 38,800 रुपए प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट 30,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। तो वहीं बात चांदी की जाए तो चांदी रिफाइन की कीमत घटकर 62,850 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। जयपुर के सराफा व्यापारी राजेश अग्रवाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलाव की वजह से सोने चांदी की कीमतों में बदलाव हुआ है, लेकिन अगले कुछ दिनों में एक बार फिर से सोने चांदी की कीमत बढ़ने की संभावना है। अग्रवाल ने यह भी बताया कि जल्द ही शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, जिसमें सोने चांदी के आभूषण की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में डिमांड बढ़ने के साथ ही कीमत बढ़ने की भी संभावना है।
और साथ रहने का दबाव बनाने से तंग आकर नाबालिग ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने लड़की का मोबाइल जब्त कर लिया और गांव के ही एक लड़के पर केस दर्ज कर उसे डिटेन किया है। मामला अलग अलग समुदायों का है, जहां हिंदू संगठन की ओर से पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करने और पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने की मांग को लेकर थाने में हंगामा किया गया। ये मामला आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ के बेंगू थाना क्षेत्र का है, जहां पर एएसआई ने बताया है कि 16 साल की दिव्या उर्फ गुनगुन ने बुधवार को घर में जहर खा लिया। घर के बाहर बरामदे में पड़ी देखकर पड़ोसियों ने उसकी मां को आवाज लगाई। मां ने बाहर आकर देखा तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था। जानकारी मिलने पर मजदूरी करने गए पिता वापस घर पहुंचे और उसे बेंगू अस्पताल लेकर गए। हालात गंभीर होने पर चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया। देर रात इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि 12वीं क्लास की ये स्टूडेंट थी और इसी के साथ ही पुलिस ने फिलहाल पोस्टमार्टम करवाकर गुरुवार सुबह ही शव को परिवार को सौंप दिया है। मरने से पहले लड़की ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि वो एक समुदाय विशेष के लड़के के संपर्क में थी। दोनों फोन पर बात किया करते थे और कुछ ही दिनों से लड़का उसे परेशान कर रहा था। घर से भागकर साथ रहने का दबाव बना रहा था और मना करने पर माता पिता को जान से मारने की धमकी दे रहा था। धमकी से वो परेशान हो गई और जहर खा लिया। पुलिस ने मृतका का मोबाइल जब्त कर लिया है और फिलहाल हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस अधिकारियों से आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग रखी। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक रवत भाटा, ज्ञान प्रकाश नवल, डीएसपी रत्नाराम देवसीय ने लोगों को आश्वस्त किया है कि आरोपी को डिटेन कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार कर प्रभावी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया जाएगा। और शोभा यात्रा में एक युवक की डांस करते करते मौत हो गई। युवक मिनी ट्रक में रखे गए एक डीजे के स्पीकर पर खड़ा होकर डांस कर रहा था। डांस करते करते उसका हाथ ऊपर से गुजर रही एक हाई टेंशन लाइन से छू गया और इस दौरान बिजली का एक जोरदार झटका उसे लगा, जिसकी वजह से युवक सीधा सड़क पर आ गिरा, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। यहाँ सड़क के ऊपर 11वीं केवी लाइन जा रही थी और घटना भरतपुर के बयाना में कनावर गांव की बताई जा रही है। दरअसल गांव के युवक सम्राट मेहर भोज का बोर्ड लगाने की खुशी में शोभा यात्रा निकाल रहे थे। शोभा यात्रा में गाने बजाने के लिए युवक ने डीजे मंगवाया था और इसे मिनी ट्रक में रखकर चलाया जा रहा था। जितेंद्र, जिसकी उम्र 21 साल बताई गई, उसके साथ ही स्पीकर के ऊपर खड़े होकर डांस कर रहे थे। शोभा यात्रा की खुशी में सब डांस में मशगूल थे, लेकिन सड़क पर चलने वाले भी, स्पीकर पर खड़े होकर डांस करने वाले भी, किसी का ध्यान ऊपर से गुजरने वाली 11 केवी लाइन पर नहीं पड़ा। इसकी वजह से डांस करते करते यह हादसा हो गया, जिसके बाद सबके होश उड़ गए। शोभा यात्रा में शामिल लोग युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें आर्य न्यूज के साथ।